नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2022 लक्ष्य आपका टारगेट है। अगर 2022 के यूपी पीसीएस को पास करना, तो इस एग्ज़ाम को प्रारंभिक तौर पर आप परिचित हैं इससे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 3 स्टेप का ये एग्ज़ाम है। सबसे पहला पड़ाव है ये। दो सौ नंबर के 2 पेपर आपके, ये क्वालिफाइंग, और यहां से आपकी मेरिट बनेगी। कट ऑफ यहां से होता है। इसमें जब आप मार्क्स गेन करेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। इतना तो आप लोगों को क्लियर है ही है। अब इसको पास करना है, इस एग्ज़ाम को अगर आपने लक्ष्य बनाया है कि इसमें आपको सेलेक्ट होना है, एसडीएम बनना है, डिप्टी एसपी बनना है, आपको बहुत सारे और पोस्ट हैं, बहुत सारे पद हैं, उन पे सिलेक्शन पाना है, तो आपको सबसे पहले ये पड़ाव पास करना पड़ेगा, प्रीलिम्स। पेपर फर्स्ट जीएस का पेपर होता है। सिलेबस में इतना मेंशन रहता है इतिहास के नाम पर कि भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संघर्ष, आर्ट एंड कल्चर, भूगोल के नाम पे भारत और विश्व का भूगोल, और संविधान एवं राज्य व्यवस्था के नाम पर भारत की संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत का आर्थिक विकास, भारत की अर्थव्यवस्था, और विज्ञान के सिलेबस में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान का सिलेबस आपको दे दिया जाता है ऐसे लिख के, और साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समसामयिक घटनाएं, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में खास करके इंडियन इकोनॉमी, और साइंस, और इसमें साथ में आप जोड़ दीजिए करंट अफेयर कि नंबर आप क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं अच्छी मात्रा में, तो इसकी निर्णायक भूमिका हो जाती है। ये आपका एक मोटे तौर पर सिलेबस ऐसे दिया होता है। लेकिन जब आप इसको कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं विभिन्न हिस्सों में, तो ये सिलेबस आपको बड़ा लगने लगता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। और जब आप एग्ज़ाम देने चलते हैं या पुराना पेपर आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बृहद है, इसको कहाँ से पढ़ा जाए। तो सबसे जो बड़ा चैलेंज इसमें होता है वो यही होता है कि इस प्रीलिम्स परीक्षा को ही सबसे पहले कैसे पास किया जाए इसको, जिससे कि यहाँ पर सिलेक्शन हमको मिले और हम मेंस दे सके। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होता है वो केवल इसलिए होता है कि आप मेंस देने लायक हैं या नहीं, इतना चेक करने के लिए कमीशन आपसे ये एग्ज़ाम लेता है। इसका जो मार्क्स है वो कहीं भी नहीं ऐड किया जाता है आपकी मेरिट में, केवल आप पास हो जाते हैं, काम इसका ख़त्म हो जाता है। मार्क्स इसका और इसका जोड़ा जाता है। 100 मार्क्स का आजकल इंटरव्यू है। आपके साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर है, जीएस के यहाँ पर 4 पेपर हैं, और ऑप्शनल एक पेपर है आपका। ऑप्शनल एक पेपर मतलब एक सब्जेक्ट है, उसमें 2 पेपर हैं, एक ऑप्शनल होगा, 2 पेपर इसमें होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, और 2 पेपर इसमें और होते हैं। एक होता है हिंदी का और दूसरा होता है यहाँ पर एस्से का। हिंदी वाला हिंदी में ही सबको देना है, एस्से वाला इंग्लिश हिंदी मीडियम पे डिपेंड करता है। बाकी ये पेपर भी मीडियम पे डिपेंड करते हैं, आपको किस मीडियम में एग्ज़ाम देना है उसमें आप इसको लिख सकते हैं। इसका भी अगर आप जोड़ेंगे पूर्णांक तो 150 नंबर का ये, 150 नंबर का ये,
जीएस के 4 पेपर, ये जो पेपर होते हैं इनको 200-200 नंबर के, 800 नंबर का ये, और ऑप्शनल के 2 पेपर आपके, तो 400 नंबर का ये पेपर हो जाता है। टोटल आप जोड़ेंगे तो मुख्य परीक्षा आपकी 1500 नंबर की होती है, और फिर 100 नंबर उसमें इंटरव्यू के जोड़े जाते हैं, और ये 1600 नंबर की ये जो परीक्षा है टोटल, इसी पे मेरिट आपकी बनती है जिसमें आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन प्रीलिम्स अगर आप पास नहीं करते हैं, प्रीलिम्स आपका पास नहीं होता है, तो मेंस कितना ही अच्छा तैयार हो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। कारण ये होता है कि मेंस में आप पार्टिसिपेट करने को नहीं पाते हैं। तो प्रीलिम्स में किस पोर्शन का कितना योगदान है इसको देखें, फिर कैसे ये कार्यक्रम हमारा आपको सिखाएगा, कैसे इस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है तो कैसे आगे आगे हम इसमें डिस्कस करते चलेंगे और क्या योजना है हमारी उसको हम बताते हैं। मोटे तौर पर आप देखेंगे तो मैं एक चार्ट यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ कि ये जो जीएस का फर्स्ट पेपर है, प्रीलिम्स की ही बात हम कर रहे हैं, और प्रीलिम्स में जहाँ से आपको पास करना है एग्जाम जीएस के फर्स्ट पेपर से, क्योंकि सेकेंड पेपर में तो 33% मार्क्स आपको लाने हैं। फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं आपके, जो जीएस का पेपर होता है फर्स्ट, तो उसमें क्वेश्चन होते हैं 150, टाइम होता है 120 मिनट, यानी कि इसको 2 घंटे कहते हैं। ठीक है, 2 घंटे, इसमें से 10 मिनट निकाल ही दीजिएगा क्योंकि 10 मिनट आपको सेफ लेके चलना चाहिए। और सब्जेक्ट के हिसाब से इसको बांटे तो इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था व संविधान। इतिहास में तीनों इतिहास है, स्वतंत्रता संघर्ष भी है, राज्य व्यवस्था और संविधान। विज्ञान, विज्ञान में तीनों हो गया। जनरल साइंस आपसे पूछी जाती है, इसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, हर एक पोर्शन से प्रश्न आएंगे तो तीनों को इसमें जोड़ दिया जाएगा। और फिर आपका अर्थव्यवस्था, खास करके भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में जो आपसे पूछा जाता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ कंसेप्ट छोड़ के बाकी सब प्रश्न इसी पे होते हैं और ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। ये मूल विषय है जहाँ से प्रश्न आते हैं। सामान्य प्रश्न भी कुछ जीके की पूछ लिए जाते हैं, और आपका करंट अफेयर, तो करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण आपका सेगमेंट है जिसको आपको तैयार करना होता है करंट अफेयर से। अगर पिछले वर्षों के पेपर आप पलट के देखेंगे तो लगभग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट मैं 22 लिख दूँ तो 22 ही आप मान के चलेंगे, वो 22 की जगह 18 भी हो सकता है, 22 की जगह 28 भी हो सकता है। तो इतिहास का जो योगदान रहा है अभी तक का, इसकी अगर हम बात करें तो लगभग आपको 22 से 25 प्रश्न यहाँ से मिल जा रहे हैं, 20 से 25 मान सकते हैं। लगभग ऐसे ही 20 से 24-25 प्रश्न तक आपको भूगोल से मिल जाते हैं। कभी कभी इन प्रश्नों की संख्या बढ़ भी जाएगी, कभी घट भी जाएगी, लेकिन इससे कम नहीं होती है। राज्य व्यवस्था से भी लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। विज्ञान से लगभग आपको 18 से 22 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अर्थव्यवस्था से सब पूरा मिला के, करेंट अफेयर और कॉन्सेप्ट सब मिला के 8-10 प्रश्न आपको मिल जाते हैं। और इस तरीके से, अब इसमें घटेगा भी बढ़ेगा भी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही रहेगा। और करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो 20 से लेके 40 तक वैरी करता है। आप मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन आपको यहां से भी मिल जाते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछ लिए जाते हैं जिनको आप कह सकते हैं सामान्य ज्ञान। और ये जो सामान्य ज्ञान होता है ये आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप जो सुनते रहते हैं, पेपर्स में पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से जाना करते हैं, वहाँ से भी लगभग सामान्य ज्ञान वाले भी 5 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये एक मोटा मोटा आइडिया है, इसको आप जोड़ेंगे, हो सकता है 150 ना पहुँचे एग्जैक्ट, ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए। आप ऐसे जोड़ेंगे इसको तो ये लगभग, अगर 25 यहाँ रखें, 25 यहाँ रखें, 24 तो 25, 25, 50 और 14 यहाँ पे रख लें तो 49 था, और 14, 49 और 14 आपका हो गया 63, 63 और 20 यहाँ पे रख दीजिए तो ये हो गया 83, 83 और 10 यहाँ पे रखिए तो 93, 93 और 30, 93 और 30 हो गया 123 और 123 और 8
ये लगभग 130-35 हुआ। इसी में कुछ क्वेश्चंस आपके बढ़ जाएंगे, जैसे कभी कभी हिस्ट्री में क्या होगा, ये क्वेश्चन 28 पहुंच जाएगा, ज्योग्राफी में क्वेश्चन 27 पहुंच जाएगा, पॉलिटी में ऐसे बढ़ जाएगा, विज्ञान में कभी कभी ये रेशियो 25 तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके का ये रहेगा, यानी कि यहाँ 25 भी हो सकता है, यहाँ पे आपका ये 20 से 27-28 तक हो सकता है, यहाँ 30 तक पहुँच जाता है। तो मोटे तौर पर ये करंट अफेयर कभी कभी आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो 5-7 क्वेश्चन आप और छांट सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। तो 150 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, और ये यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर मत मानिएगा, ये लगभग का ये आंकड़ा है, इतना ऐसे पूछा जाता है। लेकिन मूल रूप से यही विषय है। अब इसमें कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे सामान्य ज्ञान में हम लोग अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान में आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रश्न पूछ लिया जाता है। कोई संगठन न्यूज़ में रहा, ब्रिक्स न्यूज़ में रहा है ना, या यूनेस्को न्यूज़ में रहा, या वैसे भी न्यूज़ में नहीं भी रहा तो WTO के बारे में, UNO के बारे में आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, तो ये पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इसको पढ़ने चलेंगे तो पूरा सिलेबस अगर A to Z पढ़ा जाए तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े प्लान होते हैं इसमें, 2-2, 2.5 साल तक इसको पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। कभी कभी तो आप बहुत लंबे समय तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसमें होता ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट ही जल्दी नहीं होता है, और कंप्लीट हो गया तो तैयार हुआ है या नहीं तैयार हुआ है, ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना। यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि हिस्ट्री से कहीं 28 की जगह 29 ना आ जाए, या भूगोल में कहीं कम ना रह जाए, 22 ही रह जाए। ये सब इतना एग्जैक्ट आप कैलकुलेशन करके तैयारी नहीं कर पाएंगे। कई बार आपको संविधान राज्य व्यवस्था से डायरेक्टली 5-7 प्रश्न दिखेंगे तो आपको लगेगा लो इस बार, हाँ इसमें कुछ चीज़ें और पूछी जाती हैं, इसमें थोड़ा बहुत सिलेबस और है जो हाँ इसमें मैंने जैसे पर्यावरण नहीं लिखा है, अगर इसमें पर्यावरण आप जोड़ देंगे, सॉरी पर्यावरण आप इसमें जोड़िए जो कम आ रहा था, तो पर्यावरण जोड़ के ये आपका पहुंच जाता है लगभग 10 क्वेश्चन पर्यावरण से मिल जाते हैं, यही 150 नहीं आ रहा था। तो भूगोल में ही पर्यावरण या इसको आप अलग जोड़ दीजिए। कुछ चीज़ें और पूछी जाती हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं, लेकिन इनको अलग से सब्जेक्ट के तौर पर, विषय के तौर पर इतिहास भूगोल की तरह नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पर इसको करंट अफेयर से हम रिलेट कर लेते हैं, करंट अफेयर में जितना भी अपडेशन होता है, और कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ अवधारणाएं हैं जिनको हम भूगोल में भी जोड़ के पढ़ सकते हैं या अलग से, तो यहाँ से भी आपको प्रश्न मिलेंगे। जो छूट रहा था वो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको एग्रीकल्चर भी कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे, 2-4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा नहीं। इसके अलावा अन्य भी इसमें सिलेबस है, सामान्य ज्ञान में, या आप उसको कह सकते हैं कि भूगोल में भी जोड़ सकते हैं अगर ओपन करेंगे, जिसको आप अलग से पढ़ते हैं। जैसे भूगोल में ही वन स्थिति रिपोर्ट आती है, तो इसको चाहे करंट में आप जोड़ लीजिए, चाहे भूगोल में जोड़ लीजिए। इसी में आपका जनसंख्या नगरीकरण आता है, जनसंख्या व नगरीकरण, इसके आंकड़े भूगोल में। अब इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो सकता है आपका 35 भी पहुँच जाए। मैंने इसीलिए इसको छोड़ रखा था कि ये कैसे वैरी करता है। तो जनसंख्या नगरीकरण के आंकड़े कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं, 5-7 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एक पेपर में आपको 4-4, 5-5 प्रश्न मिल जाएंगे। और कभी कभी होगा कि आपको 1 ही 2 प्रश्न से संतोष करना पड़ेगा। कभी कभी इतने सरल प्रश्न पूछे जाएंगे कि जिसका कुछ हिसाब किताब नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली आप पढ़ के जाते हैं, टिक कर देंगे, सही हो जाएगा। और कभी कभी इतने टफ आंकड़े पूछ लिए जाएंगे कि जिसको आपको याद रखना ही बहुत मुश्किल होता है। तो इसका कोई एग्जैक्ट वैसा सिलेबस में नहीं दिया है कि इस सब्जेक्ट से इतना पूछा जाएगा, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया। तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी लगभग 15 प्रश्नों को लेके चलता है, 15 प्रश्नों के आसपास। अब इसी में अब आप अर्थव्यवस्था में जब आप पढ़ते हैं तो आप बजट भी पढ़ लेते हैं। अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर प्रश्न मैंने कहा ना करंट अफेयर से रिलेटेड, तो बजट भी पढ़ लेते हैं, आर्थिक समीक्षा भी पढ़ लेते हैं। लेकिन कितना क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी योजना चली, कोई भी परियोजना योजना, तो उसको आप पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से तो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कुछ पोर्शंस हो गए। पर्यावरण मैंने यहाँ पे भूगोल में जोड़ा था, इसको अलग से लिख ही दिया। तो पर्यावरण जब आप जोड़ेंगे तो ये और 10 बढ़ जाएगा, और ये वाला ग्राफ 30 से ऊपर चला जाता है, 30 से ऊपर चला जाता है। और इस तरीके से ये 150 के आसपास जो आपका ये आंकड़ा है, जो रेशियो है, ये आपका टच हो जाता है।
अब मेन यहां पर मुद्दा ये नहीं है कि पूछा क्या जाता है, कितना जाता है और कहां से जाता है। इसमें मेन जो मुद्दा है, मुख्य जो मुद्दा है, वो है कि इसको तैयार कैसे करें। इसका सबसे महत्वपूर्ण कि इसको तैयार कैसे करें। अब इसका जो प्लान होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए। किताबें आप पढ़ना चालू करेंगे तो आप पढ़ते रहेंगे, बहुत लंबे समय तक पढ़ते रहेंगे, और किताबें तो अच्छी ही हैं, बहुत सारी मार्केट में किताबें अच्छी और किताबों का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन किताबों को पढ़ते पढ़ते कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम निकल जाए और आप इतिहास पे या भूगोल पे या किसी एक विषय पे अटके पड़े हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि एक बेसिक आप पहले अपना तैयार कर लें, और बेसिक्स जब आपका तैयार हो जाए उसके लिए आपको बहुत बार आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, बहुत बार आप कोई गाइड बुक फॉलो करते हैं, कई बार हम लोगों के नोट्स जो कोचिंग के हैं आप नोट्स फॉलो करते हैं। उसमें भी कई बार आपका ये हो जाता है कि आपने एक उठाया और पढ़ते चले गए और दूसरे की बारी नहीं आई, तब तक एग्जाम आ गया। तो कुछ बेसिक्स को कंफर्म करने के लिए, बेसिक को तैयार करने के लिए आपको कुछ बेसिक क्लासेस चाहिए। तो लक्ष्य के अंतर्गत हम सबसे पहले क्लासेस करेंगे। जो बेसिक क्लासेस होंगी उसको आप ये भी मान सकते हैं कि जो आपने पढ़ रखा है, जिन्होंने, उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सब बेसिक्स उनका क्लियर हो जाएगा, उनका परिचय हो जाएगा, उससे काफ़ी कुछ वो जान जाएंगे। बाकी पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर आसानी से की जा सकती हैं वो यही है कि पहले हम क्लासेस को कर लें। ठीक है, अब क्लासेस कैसे, मान लीजिए इतिहास हमने शुरू किया, तो इतिहास में जो भी 25-30 लेक्चर होंगे, उन लेक्चर्स को हमने आपको दे दिया, शेड्यूल कर लिया कि 2 हमने एक मॉर्निंग में कर लिया और एक हमने कर लिया इवनिंग में, शाम की उसमें, है ना, उसको आप कह सकते हैं शाम को 7 बजे भी हो सकता है, तो वो हम शेड्यूल आपको बता देंगे कि ऐसे हो गया। तो आपने 2-2 क्लास रोज देखी और जल्दी से ही आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। तो आपको पता चला कि 20 दिन आपने लगातार क्लास की, तो हिस्ट्री से आप परिचित हो गए, लेकिन अभी आपकी तैयारी नहीं हो गई। ये ध्यान रखिएगा, तैयारी इसलिए नहीं हो गई क्योंकि इस पे आपको अभी थोड़ा सा नोट्स भी पढ़ना है और उसके बाद में चेक करना है कि क्या तैयार हुए, तो आपको टेस्ट भी देने हैं, तो आपका इस पे टेस्ट भी होना चाहिए। जैसे आपने इसको पढ़ के कंप्लीट किया या पढ़ने के दौरान आपने टेस्ट भी कर लिया, और टेस्ट जब आपने किया तो आपने देखा कि हाँ हमारी ये कमियां हैं। जब हम पेपर कर रहे थे, प्रश्न पत्र हल कर रहे थे, तो हमको तो बहुत कुछ हमने पढ़ा नहीं था और यहाँ पेपर में मिल रहा है, और हमेशा मिलेगा ये। आप कोई भी एक किताब पढ़ के जाएंगे, 2 किताब पढ़ के जाएंगे, पेपर बनाते समय कौन सी किताब से फैक्ट उठाए गए हैं, कौन सी किताब का उपयोग किया गया है, ये हम आप डिसाइड नहीं कर सकते, किसी को पता भी नहीं होता है, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो एक बेसिक जानकारी जब होती है तो इस टेस्ट की प्रैक्टिस, जितने भी एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस आपको तैयार कराती है कि आपने जो पढ़ा है उसको टेस्ट करिए और देखिए क्या कमी रह गई है, तो यहाँ से इसको तैयार करिए, और तब आप फाइनली तैयार होते हैं पेपर के लिए, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। तो एग्जाम के लिए तैयार करने में केवल ये नहीं है कि केवल आप क्लास कर लें हो गया, केवल आप नोट्स पढ़ लें हो गया, केवल आप टेस्ट कर लें हो गया। ये तीनों केवल अगर अलग अलग करेंगे तो नहीं। जिसने क्लास कर रखी है या नोट्स पढ़ रखे हैं, क्लास नहीं भी की है नोट्स पढ़ रखे हैं, वो टेस्ट करें, उसको बेनिफिट मिलेगा। जिन्होंने नोट्स पढ़े हैं लेकिन समझ में नहीं आया, वो क्लास कर ले, टेस्ट कर ले। जिन्होंने कुछ नहीं किया है या सब कुछ अभी थोड़ा कंफ्यूजन, वो सब कुछ कर ले तो उनको समझ में आ जाएगा। और स्मार्टली इसको टाइम देके रोज करना पड़ेगा। मान लीजिए कि 50 मिनट की आपकी सुबह की क्लास हुई और शाम की भी ऐसे आधे घंटे 50 मिनट 1 घंटे की क्लास आपकी हुई, तो आपको दोनों को पढ़ के और हल्का फुल्का अपना कुछ नोट्स भी बनाना चाहिए, उसको नोट करना चाहिए। और अगर उसको आप नहीं करेंगे तो आप इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। और इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहां मान के चलिए जिस दिन आपका 150 क्वेश्चन में स्कोर 70% क्रॉस होने लगा, आप 100 क्रॉस करने लगे, 105 हुआ ना 70%, तो 100 जैसे क्रॉस करने लगे, बस समझ लीजिए कि आप एग्जामिनेशन में जब पेपर देने जाएंगे तो आयोग के पेपर में भी ऐसा कर पाएंगे। स्तरीय अगर आप कर रहे हैं तो। अब पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं और यूपी SSSC वाला
पेपर कोई आपने उठाया किसी छोटे एग्जाम का, उसको प्रैक्टिस किया और कहा मेरे 80% इसमें सही है, तो वो बहुत आपके लिए बड़ी उपलब्धि नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो बड़ी उपलब्धि आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो तो बेसिक है बिल्कुल, उसको तो आप जान ही रहे हैं। आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं थोड़ा सा घुमा फिरा के, थोड़ा सा टहला के, है ना, थोड़ा सा मौज मस्ती करा के आपको दिए जा रहे हैं, और ये जो मौज मस्ती है कई बार खतरनाक हो जाती है। भाई फैक्ट तो घूम रहा है, वो हर किताब से एक एक उठाया जा रहा है। घुमाने टहलाने का, मौज मस्ती का मतलब यही है कि एक क्वेश्चन फॉर्मेट करने के लिए एग्जामिनर ने उस टॉपिक को 2-3 किताब से पढ़ा, उठाया, और एक किताब से एक फैक्ट लिया, दूसरी किताब से उसी टॉपिक पे दूसरा फैक्ट लिया, क्योंकि हर किताब में एक ही घटना अलग अलग तरीके से, अलग अलग नज़रिए से लिखी जाती है। मान लीजिए कि गांधी जी के बारे में बात हो रही थी और गांधी जी के बारे में एक किताब में पढ़ा गया और दूसरी किताब में पढ़ा गया असहयोग आंदोलन के बारे में या भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, तो एक फैक्ट एक किताब से, एक फैक्ट दूसरी किताब से, ऐसा उदाहरण आजकल के पेपर में मिल रहा है। तो ऐसे में समस्या हो जाती है, स्टूडेंट सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जब आप टेस्ट करते हैं तो इसमें हम वो भी देते हैं जो आपको नोट्स और क्लास में नहीं मिला है, क्योंकि ऐसा कोई नोट्स नहीं हो सकता, मैं असलियत बता रहा हूं, कोई नोट्स नहीं हो सकता जिसमें सब कुछ दिया हो, और ऐसी कोई क्लास नहीं हो सकती जिसमें सब चीजें पढ़ा दी गई हो, सारे पॉइंट क्लियर कर दिए गए हों। ऐसी कोई क्लास नहीं हो सकती कि पेपर आप दें तो उस क्लास से बाहर ना आए। ये सब जो दावे होते हैं वो इसलिए झूठे हो जाते हैं क्योंकि वो गलत दावे ही किए जाते हैं। मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है, और इसकी खोज में रहिएगा भी नहीं। ये जो अमरत्व की प्राप्ति, अमरता की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का ये वाला मार्ग है कि सब कुछ यहां से आ जाएगा, इसके अलावा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कैवल्य की प्राप्ति यहीं से होगी, तो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, नहीं होगी, किसी की क्लास से नहीं होगी, सारे प्रश्न कहीं से आपको नहीं मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और ये जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस में वो सब कुछ मिलेगा जो नोट्स में भी नहीं होगा, जो क्लास में नहीं होगा, तो यहां आके आपको मिलेगा। लेकिन जरूरी ये बहुत है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। कैसे आप करते हैं? इसकी भरपाई यहां से, इसकी भरपाई यहां से कर सकते हैं, दोनों को मिला के भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आंखों से देखा भी, कानों से सुना भी, पढ़ा भी, तो वो और केवल आंखों से देख के पढ़ा, तो वो दोनों में अंतर होता है। अगर थोड़ा थोड़ा हर एक अंग को बांट दिया जाए, कुछ काम कान करें, कुछ काम आंखें करें, कुछ काम हाथ करें, और दिमाग तो आपका पैरेलल काम कर ही रहा है, और अगर ऐसा होगा तो थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाएगा। तरीके, कुछ चीजें आप क्लास में सीखेंगे, कुछ नोट्स में पढ़ेंगे, और फिर टेस्ट में आप सबको चेक करके कर लेंगे ये कार्यक्रम। फिर अब बात आती है कि अगर हमको मेंस एग्जाम देना है तो क्या आंसर राइटिंग करनी चाहिए? प्रीलिम्स में जो भी आप पढ़िए उसको लिखते रहिए। प्रीलिम्स में जो भी आप पढ़िए उसको लिखने का प्रयास करिए, और उसका लिखने का प्रयास कैसे? जो टॉपिक आपने पढ़ा तो उसमें देखा मेंस में क्या इससे प्रश्न बनता है। उदाहरण के लिए सिंपल सा उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, बहुत कठिन कुछ नहीं। मान लीजिए कि इतिहास का पहला टॉपिक आपने पढ़ा, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। प्रीलिम्स में उससे खूब प्रश्न आते हैं, उसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, क्लास होगी आप देखेंगे, ये इतना परिचित ही होंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा, और आपने देखा कि मेंस में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए सिंधु सभ्यता के बारे में, या आपसे कोई टिप्पणी करा ली जाए, है ना, इतिहास के स्रोतों के बारे में। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, इतिहास के स्रोत के बारे में कोई टिप्पणी करा ली जाए, तो आप जब प्रीलिम्स पढ़ रहे थे, जो फैक्ट याद किया था आपने, तो भारतीय इतिहास, भारत को जानने के स्रोत या भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से हैं, उनको आपने 150 शब्दों में, 200 शब्दों में लिखने का प्रयास किया। क्योंकि प्रीलिम्स में जब आपने पढ़ा तो यहां पे पढ़ा 1000 शब्द, और वही मेंस में जब प्रश्न पूछा गया तो पूछा गया 150 से 200 शब्दों का। तो 200 शब्दों में, 200 वर्ड्स में आपने इसको लिखने का प्रयास किया, और उसमें जितना भी था उसको सॉर्ट करके लिखने की कोशिश की, कुछ फैक्ट डाला और आंसर फॉर्मेट कर लिया। अगर ये पैरेलल चलता रहे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने के बाद, थोड़ा सा पढ़ने के बाद में, ऐसा नहीं कि आपने एक तरफ पढ़ना शुरू किया दूसरी तरफ लिखना, तो न पढ़ ही जाएगा न लिख ही जाएगा। थोड़ा सा पढ़ने के बाद, तो उसको भी हम करेंगे। आपको टॉपिक के हिसाब से 1-2 क्वेश्चन रोज मिल जाएंगे, और उसका आंसर आप लोग लिखेंगे, पोस्ट करेंगे, ग्रुप आपका रहेगा छोटा सा।
उसमें आप लोग एक दूसरे को देख भी पाएंगे, आप उसमें टेस्ट होंगी, जो मतलब कॉपियाँ होंगी उनकी एक समझ लीजिए वो टेस्ट भी हो जाएगा, जांच हो जाएगी, एक दूसरे से भी आप सीख सकेंगे। हम भी उसमें आपको बताएंगे, कमेंट करेंगे कि आपने ये गलत किया है, ये सही किया है, इसमें ये सुधार की ज़रूरत है। तो ये पूरा कार्यक्रम इस तरीके से हम करेंगे। और जब आप ये रोज करने लगेंगे, कोई भी काम जब आप 14 दिन कर लेते हैं, कोई भी काम आप 2 हफ्ते कर लेते हैं, 15वें दिन से यकीन मानिए कि आप वैसा अपने आप करने लगते हैं। तब आपको कोशिशें कम करनी पड़ती हैं, आपकी आदत बन जाती है। तो जो पढ़ा उसको लिखा। सबसे पहला काम कीजिएगा, हर सब्जेक्ट की या एक मोटी नोटबुक बनाइएगा, तो कुछ कुछ पेज सबके रखिएगा। आप जब भी क्लास करिए तो हाथ आपका नहीं रुकना चाहिए, आप लिखते रहिए। आप अपने दिमाग पे जितना भरोसा करते हैं उससे ज़्यादा अपने हाथ पे करिए, क्योंकि इन्हीं हाथों के जरिए आपको प्रीलिम्स में गोले बनाने हैं और इन्हीं हाथों के जरिए मेंस में आपको लिखना है। तो इन हाथों की अगर आप प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो आप समझ लीजिए कि दिमाग में चीज़ें हैं लेकिन लिखते, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं दिमाग में मेरे हैं लेकिन जब मैं लिखने चलता हूं तो फैक्ट्स बाहर नहीं आते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूं कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, और जब प्रैक्टिस नहीं करते तो लिखते समय वो फैक्ट दिमाग से बाहर आते ही नहीं है, वो वहीं छुपे बैठे रहते हैं। तो उनको निकालना है। और ये पूरा गेम जो है वो फैक्ट्स को कलेक्ट करके वहां तक ले जाने का है, एग्जामिनेशन हॉल तक। और एग्जामिनेशन हॉल तक जो जितना ज्यादा ले जा पाता है, और ले ही नहीं जा पाता है, जो जितना ज्यादा वहां पे दे पाता है, परफॉर्म कर पाता है, पेपर में जो पूछा गया उतना आपको आता है कि नहीं, ये पेपर पास होने का जो मतलब रिजल्ट है, पास होगा या नहीं होगा पेपर, वो इसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपको आता है 100 यूनिट और आपने दिया 10 यूनिट, 100 यूनिट आपको आता है, 10 यूनिट दिया, कोई मतलब नहीं रह गया। और दूसरे को आता है 80 यूनिट और उसमें इसने दे दिया 60 यूनिट इसमें से, तो ये 60 यूनिट वाला पास हो जाएगा, 60% मार्क्स लाएगा, पास हो जाएगा। 100 नहीं आता था इसको कम ही आता था, लेकिन इसने 60 दिया, आपको 100 आता था, आपने 10 ही दिया। तो यहां पर इसको नापा जाएगा ना, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो कॉपी में इसको चेक करेगा, ना कि आपके दिमाग में क्या है इसको। और इसको जो 60 यूनिट आता था उसका कारण यह था कि इसने प्रैक्टिस की थी, इसने टेस्ट किए थे, इसने आंसर राइटिंग की थी, इसने रिवीजन किया था, रिवाइज किया था। तो बेसिकली रिवीजन जो है, आप पढ़ते रहते हैं, रिवीजन नहीं करते, तो बेसिकली रिवीजन जो है, कई लोग हैं जो कई सालों से कंपटीशन दे रहे हैं, कई लोग हैं जो कम ही दिन से कंपटीशन दे रहे हैं और उनके फाइनल सिलेक्शन होने की उम्मीद कम दिन से देने वाले लोगों की ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा दिन से दे रहे हैं, अच्छे स्कॉलर भी हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते, अपनी कमियों को नहीं ढूंढते, तो लगता है कि अब इनका तो समस्या हो जाएगी। तो यहां पर आपको रिकॉर्ड नहीं बनाने हैं कि कितने मेंस दिए, कितने प्रीलिम्स दिए, कितने क्या दिए। आपको सेलेक्ट होना है, सेलेक्ट होइए, जाइए, खत्म करिए पूरे मामले को। लेकिन इसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, आपको ये सब करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। क्लासेस तो देखनी है, क्लासेस तो आप देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस आपको इधर उधर मिल जाएंगी, लेकिन व्यवस्थित तरीके से क्लासेस, नोट्स, टेस्ट और उसकी फिर प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, ये आपको इसमें कराया जाएगा। तो ये लक्ष्य कार्यक्रम यूपी पीसीएस 2022 का, आज से हम लोग इसमें क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग पढ़ना शुरू करिए, बाकी मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच।